हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन पॉइंट पे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा कितनी परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं, शाखाओं के अंदर कौन कौन से इसके भाग दिए हुए हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके जनक कौन कौन हैं, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के एक टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, इनके प्रभाव हानिकारक और लाभदायक कौन कौन से हैं, वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्म जीव यानी बहुत छोटे छोटे जीव, हमारे आसपास के ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मतलब हम इन आँखों से सीधे तौर पर उन्हें नहीं देख पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। इन्हें माइक्रोब्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोब्स। ये नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते, इसलिए इन्हें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा ही देखा जा सकता है। मतलब ये सीधे अपनी आँखों से नहीं देख पाते हम इनको, इसलिए इन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीव के प्रकार कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई यानी कि कवक, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा और शैवाल। ये 6 प्रकार के कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं? ये क्या है? सूक्ष्म जीव हैं 6 प्रकार के: विषाणु, जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा और शैवाल। चलिए आगे देखते हैं। ये है एक पिक्चर जिसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे हैं, ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के द्वारा ली गई पिक्चर है, जिसमें हम देख सकते हैं बड़ा करके कि ये बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायरस क्या होते हैं। वायरस यानी कि विषाणु, इसकी खोज किसने की थी? एक रूसी वैज्ञानिक थे डी इवानोव्स्की, उन्होंने की थी 1892 में। वायरस की खोज किसने की थी? डी इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। इन्होंने इसकी खोज कहाँ पे की थी? तंबाकू के पौधे में टीएमवी वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में की थी। टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में इसकी खोज की थी। यहाँ पे ये सही नहीं लिखा, MONAC नहीं, MOGAC, मोज़ेक वायरस के रूप में की थी। वायरस एसेलुलर स्ट्रक्चर यानी अकोशिकीय संरचना होती है, जिसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग या कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है, अर्थात ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद होते हैं। अर्थात जो वायरस होता है उसके अंदर कोई भी कोशिकांग, जो सजीवों में कोशिकांग पाए जाते हैं या कोशिकाएं पाई जाती है, वैसी कोई भी स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए ये क्या है? कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है ये देखते हैं हम। जो वायरस जो होता है, जब वो परपोषी शरीर यानी होस्ट के शरीर के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो वो सजीव के समान लक्षण दर्शाता है। जैसे ही परपोषी कोशिका के शरीर से ये बाहर आता है तो निर्जीव जीव के रूप में हो जाता है। अर्थात जब ये परपोषी या होस्ट के जीव की कोशिका के अंदर एंटर करता है, जैसे एंटर करता है तो सजीव के रूप में कार्य करने लग जाता है। जो इसका DNA होता है वो उसके साथ बाइंड हो जाता है सजीव कोशिका के साथ, और फिर उसी के अंदर वायरस अपनी वृद्धि और परिवर्धन करने लग जाता है। जैसे जैसे सजीवों के शरीर की कोशिकाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे ये भी वृद्धि करने लग जाता है। और जैसे ही ये सजीव कोशिका या होस्ट की कोशिका से बाहर आ जाता है तो ये निर्जीव हो जाता है। विषाणु जब तक सजीव के रूप में होते हैं, जीवित रहते हैं, पृथक करने पर मृत हो जाते हैं। इनमें निर्जीव पदार्थों की भांति ही स्व उत्प्रेरण का गुण पाया जाता है। जो ये वायरस होते हैं, ये जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे सजीव हो जाएंगे, जैसे ही बाहर जाएंगे मृत हो जाएंगे। सर्वप्रथम वायरस को परपोषी कोशिका के बाहर क्रिस्टलीय रूप में किसने प्राप्त किया था? स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने। वायरस संक्रामक जीवित तरल या कंटेनियम वाइनन फ्लूइड होता है। ये किसने कहा था? बेजेरिनेक नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने कहा था ये संक्रामक जीवित
तरल होता है। ये जैसे ही किसी सजीव के अंदर जाएगा शरीर, तो क्या करेगा, सजीव के रूप में कार्य करेगा, और जैसे ही बाहर आ जाएगा तो फिर मृत हो जाएगा। लोफलर और फ्रांस ने इन्हें वायरस नाम दिया था। जो 2 वैज्ञानिक थे, लोफलर और फ्रांस, इन्होंने क्या नाम दिया था, इसे वायरस नाम दिया था। अब देखते हैं वायरस की स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी होती है। वायरस के अंदर ये जो डायग्राम दिया गया है ये वायरस का है। इसके अंदर आप देख रहे हैं बाह्य आवरण यानी कि ये कवच है, स्पाइक्स इसकी जो दिख रही हैं, ये अंगुली नुमा संरचना, ये स्पाइक्स हैं इसकी। इसके अंदर कैप्सोमियर होता है, कैप्सिड होता है और न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। विषाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, इसके अंदर बीच में जिसमें न्यूक्लिक अम्ल दिखा रखा है, ये इसमें क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए उपस्थित रहते हैं। इसके चारों ओर का जो आवरण होता है प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसके अंदर ये जो अपने न्यूक्लिक अम्ल हैं ये सुरक्षित रहते हैं। प्रोटीन आवरण पर कुछ उभरी हुई संरचनाएं हैं, जो ये गोल गोल दिख रही हैं आपको, ये क्या है, उभरी हुई संरचनाएं हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सोमियर क्या होता है, इनके द्वारा जिलेटिन पदार्थ का स्रावण किया जाता है, जो एक आवरण के रूप में कैप्सिड का निर्माण करते हैं। जो ये कैप्सोमियर हैं ये जिलेटिन पदार्थ का स्रावण करते हैं, फिर इनके द्वारा ये क्या हो जाता है, कैप्सिड का निर्माण होता है। कैप्सिड या पेटिका, कैप्सिड विषाणुओं का सबसे बाहरी आवरण होता है जो इन्हें बाह्य वातावरण से सुरक्षित रखता है। जो इनके न्यूक्लिक अम्ल हैं इनको बाह्य आवरण से सुरक्षित कौन रखता है, कैप्सिड होता है। कैप्सिड पर उभरी हुई संरचनाओं के रूप में पेटिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं। पेटिकाएं पाई जाती है जो परपोषी के शरीर से चिपकने में सहायता करती हैं। जो स्पाइक्स दी हुई है ना, ये अंगुलीनुमा संरचना, ये क्या करती है, परपोषी कोशिका से चिपकने के अंदर सहायता करती हैं वायरस की। वायरस का जो बाहरी आवरण है मुख्य रूप से प्रोटीन का बना हुआ है, ये मैंने बता दिया आपको, प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा भी उपस्थित हो सकते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वायरस का यह आवरण कैप्सिड कहलाता है, इसको कैप्सिड कहते हैं। और इसके ऊपर जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं ये कैप्सोमियर्स कहलाती हैं। कैप्सिड आवरण के अंदर न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जो डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी एक उपस्थित होता है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। वायरस जिनमें आरएनए उपस्थित होता है आरएनए वायरस या रेट्रोवायरस कहलाते हैं। वायरस जिनमें डीएनए उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं, डीएनए वायरस कहलाते हैं। वायरस कौन कौन से हैं देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस, ये क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं वो वायरस क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देते हैं जीवाणुभोजी वायरस कहलाते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी संक्रमित करके उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, वो क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, यह जीवाणुभोजी वायरस कहलाते हैं। देखते हैं ये जीवाणुभोजी की संरचना, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है बैक्टीरियोफेज में इसका शीर्ष भाग यानी हेड पार्ट होता है, फिर टेल पार्ट, ये 2 भागों में डिवाइड है, हेड और टेल। हेड पार्ट में प्लाज्मिड होता है, मतलब इसके अंदर प्लाज्मा होता है। नीचे का जो टेल पार्ट है इसको कई भागों में बांटा गया है। कोलर यानी इसकी जो नेक होती है, सित यानी कोलर इसका, फिर सित होती है, सित को ग्रीवा कहते हैं हिंदी में, और फिर इसके नीचे बेसल प्लेट दी हुई है, मतलब आधारी भाग होता है, ये इसका आधार होता है। और इसके नीचे कौन सी है, लॉन्ग टेल यानी भुजाएं या पुच्छ तंतु, ये क्या होते हैं, शीर्ष भाग जीवाणुभोजी का सबसे जो ऊपरी भाग होता है षटभुजा से निर्मित हो, मतलब इसके अंदर आपको दिख रहे हैं षष्ठभुजा, मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ऐसी ही है। निर्मित संरचना जो शीर्ष कहलाती है, मतलब ये 6 जो इसकी भुजाएं दी हुई हैं, ये जो क्या होता है, हेड पार्ट होता है। इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, इसका डीएनए या आरएनए पाया जाता है इसके अंदर। फिर इसका होता है कोलर पार्ट, यह शीर्ष भाग व आधारी भाग को जोड़ने वाली संरचना होती है। जो ये हेड पार्ट है और ये बेसल प्लेट है, इसके बीच की जो संरचना होती है वो ग्रीवा कहलाती है, शीत कहलाती है, कोलर कहते हैं। फिर आती है आधारी प्लेट यानी बेसल प्लेट, यह एक पतली चपटी षटकोण के आधार की संरचना होती है जिस पर 8 भुजाएं स्थित होती हैं। जो बेसल प्लेट दी हुई है इसके नीचे क्या है, ये जो तंतु दिख रहे हैं आपको,
लंबी लंबी संरचनाएं दिख रही हैं, लॉन्ग टेल, ये पाए जाते हैं बेसल प्लेट के नीचे। ये जो पुच्छ तंतु या भुजाएं होती हैं, लॉन्ग टेल होते हैं, ये आधार से लगी हुई 8 भुजाएं होती हैं जो जीवाणु को गमन यानी मूव करने में हेल्प करती हैं और स्पर्श करने मतलब जो किसी कोशिका के अंदर चिपकने में भी हेल्प करती हैं। जब ये किसी परजीवी को संक्रमित करते हैं तो इसकी भुजाएं उस ये जो स्पाइक लॉन्ग टेल दी हुई है उसके अंदर चिपक जाती है परपोषी कोशिका से। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज। फिर देखते हैं साइनोफेज वायरस। ये नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनको संक्रमित करने वाले वायरस कौन से होते हैं? साइनोफेज वायरस। फिर होते हैं फाइटोफेज वायरस, यानी एल्गीज यानी शैवालों को संक्रमित करने वाले वायरस क्या होते हैं? फाइटोफेज वायरस। वेरियोन, परपोषी कोशिका के बाहर वायरस की संक्रामक अवस्था वेरियोन या वायरस कहलाती है। जब ये परपोषी कोशिका के अंदर होते हैं तब तो ये संक्रमित करते ही हैं, लेकिन जब ये परपोषी कोशिका के बाहर होते हैं जो वायरस, फिर भी ये संक्रामक अवस्था में हो तो ये क्या कहलाएंगे? वेरियोन कहलाएंगे। वायरॉइड की खोज डायनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1971 में की थी। इनमें उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए या आरएनए के चारों ओर प्रोटीन से निर्मित कोई आवरण नहीं पाया जाता है, अतः इन्हें नग्न वायरस या विरोइड या वायरॉइड कहा जाता है। ये केवल पादपों को ही संक्रमित करते हैं। जो डायनर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया, जब जो वायरस होता है उसके बाहर जब कोई प्रोटीन से निर्मित आवरण नहीं पाया जाता है तो इसे नग्न वायरस या वायरॉइड कहा जाता है। ये केवल किसको संक्रमित करते हैं? प्लांट्स को संक्रमित करते हैं, ह्यूमंस को नहीं करते हैं। अब देखते हैं वायरस के महत्व, यानी कौन इसके लाभदायक उपयोग कौन कौन से हैं और हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं वायरस के। वायरस के द्वारा बहुत सारे डिजीज हो सकती हैं, लेकिन इनके जो लाभदायक उपयोग भी हैं वो भी देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं इसके लाभदायक उपयोग कौन से। जीवाणुओं की वृद्धि एवं संक्रमण को रोकने में जो बैक्टीरिया हैं या ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, उनकी जो वृद्धि को रोकने में सहायता कौन करते हैं? वायरस ही करते हैं। ये कौन कौन से वायरस हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस। फाइकोफेज वायरस क्या करते हैं? जल प्रदूषण को रोकते हैं। आनुवांशिकी के प्रयोग में ये कैसे हेल्प करते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस की सहायता से ही पता चला है कि डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसके द्वारा ही वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी और सजीव में क्या होता है? डीएनए उपस्थित होता है। जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए वो उपस्थित होता है। वायरस वैक्सीन निर्माण के अंदर भी काम आता है। मतलब जो हमें टीका लगाया जाता है, किसी भी डिजीज़ के लिए टीका लगाया जाता है, वो किसी से बनता है? वायरस से बनता है। ये निष्क्रिय होता है, रोग क्षमता से रहित वायरस होता है, या वायरस के कुछ भाग इनके खिलाफ वैक्सीन बनाने में सहायक होते हैं। मतलब ये वैक्सीन क्या होता है, जब हमें भी कोई डिजीज़ हो जाता है तो उसकी जीवित जो सक्रिय भाग होते हैं वो हमारे शरीर को क्या कहते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन जब इनके निष्क्रिय भाग या कुछ ऐसे भाग जो हमारे शरीर को रोग ना दें बल्कि उनसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न करें, वो क्या होते हैं? वैक्सीन होते हैं। उनको हमारे शरीर में डालते ही जो वायरस से हमें डिजीज़ हुई है उसके खिलाफ लड़ने की जो कैपेसिटी आ जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है, वो वैक्सीन होती है। तो वायरस है उनसे वैक्सीन निर्माण भी किया जाता है। फिर है हानिकारक प्रभाव। मानवों में रोगजनक। वायरस से क्या होते हैं? हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिन्हें हम आगे की वीडियो में देखेंगे कौन कौन से रोग होते हैं। HIV वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है, जुखाम का भी जो कोल्ड होती है हमें उसका अलग वायरस होता है, डेंगू का अलग वायरस होता है। मतलब इन सब की स्टडी हम आगे डिजीज़ पढ़ेंगे उनमें करेंगे। ये मानवों में रोगजनक होते हैं यानी डिजीज़ फैलाते हैं। पौधों में भी रोगजनक होते हैं। वायरस जो क्या होते हैं? मानवों में तो रोग फैलाते ही हैं, पादपों में भी रोग फैलाते हैं। कौन से? टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ये गन्ने में, खीरे में, आलू में आदि में रोग फैलाते हैं। टमाटर में जो लीफ कर्ल डिजीज़ होती है वो किसका नतीजा है? वायरस का ही नतीजा है। वायरस के द्वारा जैविक हथियार भी बनाए जाते हैं। जो वायरस होता है उसकी
आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन करके उसका दुरुपयोग किया जाता है। फिर क्या होता है, इससे हमें बहुत ही भयानक या डिजीज़ हो सकती हैं, जिसकी बाद में वैक्सीन बनाकर इलाज किया जा सकता है। मतलब इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये हमें हानिकारक प्रभाव डालते हैं हमारे शरीर पर। ये आप देख सकते हैं, ये वायरस की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, छोटा कर देते हैं इसको। ये जो बाहर जो इसका रेड रेड दिख रहा है, ये क्या होते हैं, इसके लॉन्ग टेल होती हैं, इस जो क्या करती हैं, परपोषी कोशिका से चिपकने में सहायता करती हैं। और ये जो ग्रे कलर का है, ये इसका प्रोटीन का आवरण होता है। ये किसी भी परपोषी कोशिका के शरीर से चिपककर क्या करेंगे, उसकी कोशिका के अंदर अपना डीएनए डाल देंगे। फिर उसी के समान उसके साथ जो परपोषी कोशिका का डीएनए और आरएनए होता है, वो जैसे जैसे वृद्धि करेगा, वायरस का जो डीएनए है वो भी ग्रोथ करेगा, और फिर ये हमें क्या कर देते हैं, रोगी बना देते हैं। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस। हाल ही में आप सबको पता है कोरोना वायरस नामक महामारी फैली हुई है। तो ये क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसकी वैक्सीन अभी तक बनी है नहीं है बनी है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस, इसकी शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान प्रांत के सी फूड और पोल्ट्री बाज़ार में हुई थी, और आज ये दुनिया भर में एक गंभीर मामला बन गया है। ये जो वायरस है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, चीन में हुई थी। किससे हुई थी, सी फूड या पोल्ट्री बाज़ार में हुई थी, जहाँ पे मछली वगैरह जो समुद्री जीव हैं उनका भोजन मिलता है, मांस मिलता है, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ से ये फैला है कोरोना वायरस के लक्षण एक मामूली जुकाम से लेकर ज़्यादा गंभीर रोगों की वजह हो सकती है। मतलब ये नॉर्मल जुकाम से भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर इसके गंभीर लक्षण भी दिख सकते हैं। सांस नहीं आना, एकदम से फेफड़ों को संक्रमित कर देते हैं ये। जैसे कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, MERS-CoV, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पर सीधा अटैक करते हैं ये कोरोना वायरस, जिससे हमारी सांस की जो दिक्कत हो जाती है। कोरोना वायरस जूनोटिक है, जिसका अर्थ है पशुजन्य, मतलब ये पशुओं के अंदर भी फैल सकता है, इंसानों के अंदर ही नहीं, ये पशुजन्य रोग भी है। वायरस से इंसान और जानवर दोनों को रोग फैल सकते हैं। यह वायरस को अभी SARS-CoV-2 का नाम रखा गया, मतलब ये सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का ये शॉर्ट फॉर्म है, SARS-CoV-2। इसकी वजह से आने वाली बीमारी को कोरोना डिजीज़ कहते हैं। जब ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तो इससे कोरोना नामक डिजीज़ हो जाता है। इसलिए इसका छोटा नाम क्या दिया गया है, कोविड-19। इसका जो फुल फॉर्म है ये है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, कोविड-19। जनवरी 30, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस वायरस को आउटब्रेक को सामाजिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर दिया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण है। मतलब जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल डिजीज़ है ये, इसलिए आउट ऑफ ब्रेक कहा गया। कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षण ये हमने देख लिया है, अब देखेंगे इसके लक्षण। कोरोना वायरस से पीड़ित जनों के लक्षण है, अनावरण होने के 2 से 14 दिनों में दिखाई देते हैं। मतलब इसके लक्षण कब दिखाई देते हैं, 2 से 14 दिन तक दिखाई देते हैं। ये लक्षण अधिकतर सौम्य होते हैं, मतलब नॉर्मली हमें सामान्य रूप से इसके दिखाई दे सकते हैं। जुखाम बुखार, ये जो सामान्य रूप से जुखाम बुखार के लक्षण है, वहीं कोरोना वायरस के भी लक्षण हैं। कुछ लोग के संक्रमित होने के बावजूद भी इनमें लक्षण नहीं दिखाई देते। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इनके लक्षण दिखाई ही नहीं देते, कुछ में इनके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। कोई लक्षण नहीं दिखाई देने पर भी संक्रमण हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि जिनको जुखाम खांसी बुखार हुआ है उसी को कोरोना वायरस हो सकता है। जिसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखाई देते उनके अंदर भी ये हो सकते हैं।
आपके शरीर की वायरल लोड यानी वायरस की संख्या एक गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति के समान भी हो सकती है। इसका मतलब ये है आपको भी उतना ही संकट है संक्रमण का जितना जिनके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब तक इसकी वैक्सीन बन चुकी है, मतलब जिससे इन कोरोना वायरस का खतरा कम हो सकता है। तो इसलिए आप सब ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और वैक्सीन लगवाइए और कोरोना से बचिए। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, क्या होते हैं, इनके हानिकारक प्रभाव और लाभदायक प्रभाव क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।